नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज से हम सिविल थर्ड ईयर की इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जिसका कोड है CE 308, उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इसका आज फर्स्ट यूनिट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्या है, इसके क्या मायने हैं और ये हमारे सिलेबस के साथ में किस प्रकार से लिंक होती है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों, जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से तात्पर्य होता है सराउंडिंग से, कि हमारे आसपास क्या चीज़ है, जो किसी जीव जंतु के या पेड़ पौधों के आसपास जो भी उसकी सराउंडिंग होती है, जैसे पानी, हवा, प्रकाश, मिट्टी, इन चीज़ों को बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो किसी भी जीव जंतु के सराउंडिंग को बोलते हैं इन्वायरमेंट। और इकोलॉजी होती है किसी भी चीज़ में अगर लॉजी शब्द जुड़ जाता है, तो लॉजी का होता है किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो इसी प्रकार से इकोलॉजी का तात्पर्य होता है कि जब जैविक घटक अजैविक घटकों से इंटरेक्शन करते हैं, तो इस चीज़ को अध्ययन करने को बोलते हैं इकोलॉजी। तो जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ में इंटरेक्शन या आपस में उनका इंटरेक्शन करने का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के बारे में क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट से तात्पर्य होता है हमारे सराउंडिंग से। जैसे हमारे सराउंडिंग में क्या क्या होती है, प्रकाश, जल, मृदा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो आदि इन सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो या जो आपके जीवन यापन के लिए ज़रूरी होती है, उन चीज़ों को बोलते हैं इन्वायरमेंट। ये किसी भी जीव या पादप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक होते हैं और इन चीज़ों से मिलकर ही ये इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट किसी जीव को घेरे रखता है। तो किसी भी जीव के पर्यावरण में सभी भौतिक एवं जैविक परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है, जो उसके जीवन क्रियाओं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करती है। तो जितने भी इन्वायरमेंटल चीज़ें होती है, जैसे हमने पढ़ी थी, प्रकाश, वायु, जल, मृदा, पादप और जंतु, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो हमारा जीवन यापन है उसको प्रभावित करती है। तो इन्वायरमेंट हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो रूटीन वर्क है या जो कुछ भी है, हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बहुत ही प्रभाव डालता है। तो जो इन्वायरमेंट को हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। जो बायोस्फीयर होता है वो जनरली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो होता है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो जो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर से मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर जल मग्न होता है, जैसे आपके समुद्र, नदी, झील, तालाब, जो पूरी तरह से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसमें बायोटिक और एबायोटिक का भी आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार से जो स्थल से लगा हुआ क्षेत्र होता है या जो स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं स्थल मंडल, जैसे आपके जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए। और इसी प्रकार से होता है जो वायुओं से जो आप एटमॉस्फेयर, और इन तीनों को मिलाकर हमारा बायोस्फीयर का निर्माण होता है। अब एक चीज़ आपको समझनी है इसमें कि जो इन्वायरमेंट से ही मिलता जुलता शब्द है हैबिटेट, मतलब जिसमें, इससे यह तात्पर्य है कि जिसमें जीव रहता है। तो जो भी जीव जंतु जिस जगह पर रहता है उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट, अर्थात जीव द्वारा विशेष पसंद किए जाने वाला पर्यावरण ही हैबिटेट कहलाता है। अब हमने इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन किया था कि उसका इन्वायरमेंट से तात्पर्य क्या है, कि जो जीव जंतु अपने आसपास से जिन चीज़ों से घिरा रहता है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के बारे में बताया था कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना लॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी से तात्पर्य है कि जब जीव जंतुओं का इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट होता है या जीव जंतुओं का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो इस चीज़ को जो अध्ययन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम इकोलॉजी। तो इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनाता है, एक तो यूनानी भाषा के शब्द लॉगोस से और ग्रीक शब्द आइकोस से।
इन दोनों शब्दों से मिलकर इकोलॉजी का निर्माण होता है। आइकोस से तात्पर्य होता है भय, ग्रह या कोई स्थान, और लॉजिका या लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जब भी किसी चीज़ का अध्ययन, जैसे जीव का एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में का आपस में इंटरेक्शन, उसका जीव के साथ इंटरेक्शन, ये कहलाती है इकोलॉजी। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। तो जो हमारा सराउंडिंग होता है वो तो है एनवायरनमेंट, और उसका जीव के साथ इंटरेक्शन या आपस में इंटरेक्शन का अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी। अब हम अध्ययन करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो एनवायरनमेंट अनेक कारकों से मिलकर बना होता है। इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक कंपोनेंट और अजैविक कंपोनेंट। ये हम इस वार डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो एनवायरनमेंट दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट वो होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, और बायोटिक कंपोनेंट होता है जिसमें जीवन होता है, जैसे आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये तो आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो चीज़ें हैं जो जिसमें जीवन तो नहीं होता है, लेकिन जीवन यापन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में या फिजिकल कंपोनेंट्स में आती है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है आपका जलवायु और एक होता है भूमि। तो जलवायु में आते हैं आपके वाटर, एयर, सोलर एनर्जी और टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के जलवायु कंपोनेंट्स में आती है। और इसी एबायोटिक कंपोनेंट का एक दूसरा पार्ट होता है भूमि, जिसमें आपके आता है सॉइल, पीएच, मिनरल्स, ग्रेविटी और टोपोग्राफी। तो ये तो हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें जीवन यापन नहीं होता है, लेकिन जो जीव जंतुओं के जीवन यापन के लिए आवश्यक फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक। अब होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जन्म मृत्यु होती है। तो इसको भी हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में उत्पादक या स्वयंपोषी, और जो कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स होता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता या विषमपोषी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। हम जानते हैं कि जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पेड़ पौधे पर या जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए। लेकिन जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। वो सूर्य से एनर्जी लेके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर भी, अगर पौधे आपस में भोजन का निर्माण कर रहे थे, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण जीव। और कुछ जीव जंतु भी अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रसायन संश्लेषित जीव। तो प्रोड्यूसर में एक तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण कर रहे हैं उनको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण जीव या पौधे, और जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं रासायनिक संश्लेषण जीव। और इनके एनर्जी का मुख्य सोर्स सूर्य होता है। ये सूर्य से एनर्जी लेके, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और भूमि से अन्य तत्व और जल लेके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दूसरा आता है आपके कंज्यूमर, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं ग्लूकोज के रूप में और उसको मांस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग होते हैं कंज्यूमर्स में भी, जो डायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जो ग्लूकोज पर निर्भर रहते हैं या प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी या
प्राथमिक कंज्यूमर। फिर इसमें द्वितीय आता है मांसाहारी, जो प्राथमिक कंज्यूमर पर निर्भर रहते हैं। वो डायरेक्टली पेड़ पौधों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि ये जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं मांसाहारी। एक होता है ओमनिवोर्स या सर्वाहारी, जो दोनों चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। वो पेड़ पौधे को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और जो शाकाहारी या मांसाहारी जीव है उनको भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्वाहारी या ओमनिवोर्स। और एक आता है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स का तात्पर्य है कि जो जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो मर जाते हैं और उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं डेट्रीवोर्स। मतलब जो मरने के पश्चात जीव जंतु या पेड़ पौधे उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं मृतपोषी। और इसमें ही बायोटिक कंपोनेंट में ही एक लास्ट आता है डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, एक साइकिल का निर्माण करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट के बाद में, जो बायोटिक कंपोनेंट में हमने पढ़े थे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो इनके मर जाने के पास में जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स आदि अलग अलग रूपों में विघटित हो जाते हैं, और फिर से एक नई साइकिल रिस्टार्ट हो जाती है। तो हमने पर्यावरण के कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि पर्यावरण के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। जिनमें जीवन होता है उनको बायोटिक कंपोनेंट्स, और जिनमें जीवन नहीं होता है उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में एक जलवायु भी हो सकता है और भूमीय भी हो सकता है। जलवायु में वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, टेम्परेचर आते हैं। और अगर हम सॉइल के बारे में बात करें तो उसमें सॉइल, पीएच, मिनरल्स, ग्रेविटी और टोपोग्राफी, इस प्रकार के कंपोनेंट्स आते हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने अध्ययन किया। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आते हैं। प्रोड्यूसर जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उनको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको कंज्यूमर, और डिकम्पोजर जो लास्ट स्टेज पर जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बनने के पश्चात में उनको अपघटित करते हैं, उनको जो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं, उनको डिकम्पोजर कहते हैं। तो ये हो गया आपके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। अब आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि ये एक तंत्र होता है जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब भी बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके जो एक तंत्र का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत प्रत्येक तंत्र के जैविक और अजैविक अवयवों तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इकोसिस्टम में क्या है, जो भी आपस में बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है, तो जिसका अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं, जो तंत्र का निर्माण होता है उसको तो बोलते हैं इकोसिस्टम, और इनका अध्ययन करना बोलता है इकोलॉजी कहलाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इकोसिस्टम को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और एक दूसरा होता है आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये अपने आप ही प्रकृति द्वारा अपने आप ही डेवलप होता है। इनकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो काफ़ी सालों में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह के स्थान पर जंगल है तो वो 1 या 2 साल में ही वहाँ पर जंगल का डेवलप हो गया। ये हजारों वर्षों से लाखों वर्षों में उस जगह पर उस इकोसिस्टम का निर्माण होता है। जबकि जो आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम होता है, ये इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं और इनका निर्माण सडनली हो सकता है। किसी भी जंगल को काट के वहाँ पर किसी प्रकार का खेत वगैरह का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें टाइप्स में नेचुरल इकोसिस्टम। तो
ये वो इकोसिस्टम होते हैं जिसमें मानव के अधिक हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार निर्मित होते हैं। तो जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जिन इकोसिस्टम का निर्माण होता है उनको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। और वो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है इसको भी दो रूपों में विभाजित किया गया है। तो इसमें फर्स्ट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है इसके अंतर्गत आपके आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो जैसे नाम से पता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो भूमि पर जो इकोसिस्टम होता है जैसा जंगल हो गया आपके और घास के मैदान हो गए, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जबकि दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलमग्न होते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आ गया आपके तालाब, कुंड, समुद्र, एस्चुरी आदि इस प्रकार के सारे इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपके पेड़ पौधे हो गए, उसमें रहने वाले खरगोश, चीता, भालू, हिरण, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आती है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके तालाब, कुंड और उनमें रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली के ऊपर डिपेंडेंट और बड़ी मछली, इस प्रकार के जो जीव जंतु है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी उसकी लवणता के आधार पर कि उसमें कितना सैलाइन वाटर है उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक मरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सैलिनिटी नहीं होती है। इसके अंतर्गत आपके झरना, नदी, नाला, झील, तालाब आदि इत्यादि आते हैं। जबकि जो मेरीन इकोसिस्टम होता है इसमें सैलाइन वाटर होता है और इसके अंतर्गत आपके समुद्र और एस्चुरी आता है जिसमें खारा पानी होता है। इस प्रकार की इकोसिस्टम मरीन इकोसिस्टम में आते हैं। अब नेक्स्ट ये तो हो गया आपके नेचुरल इकोसिस्टम जिसमें किसी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, जो अपने आप डेवलप होते हैं। इसमें तो टेरेस्ट्रियल हो गया और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब दूसरा प्रकार का आता है कृत्रिम या मानव निर्मित इकोसिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। ये वो इकोसिस्टम होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए किसी जगह पर पहले कोई बहुत बड़ा जंगल था, अब वहाँ पर मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए, रहने खाने के लिए वहाँ पर फसल के खेत उगा दिए या कोई उद्यान या कोई बगीचा वहाँ पर डेवलप कर दिया। तो जो फसल के खेत और जो उद्यान मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर डेवलप किया, तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है, वहाँ पे जो फसल है, वो जो इकोसिस्टम का निर्माण करेगी उस इकोसिस्टम को बोलते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम मानव द्वारा निर्मित होते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और मैन मेड इकोसिस्टम में इतनी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर जीव जंतुओं की उपस्थिति बहुत कम होती है। जबकि जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उसमें जीवों की बहुत विविधता पाई जाती है, वहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, यहाँ पर कि जो इकोसिस्टम होता है इसका तात्पर्य नहीं है कि यहाँ पर केवल जंगल ही जंगल है। वहाँ तो इकोसिस्टम में जंगल में रहने वाले सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहने वाले जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, वो सारी चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपके मान लीजिए कोई मरीन इकोसिस्टम है, कोई समुद्र ले लीजिए, तो उसमें रहने वाली जितनी प्रकार की मछलियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, प्लैंकटन है,
पादप है, ये सारी चीज़ें एक्वेटिक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम में मान लीजिए कोई उद्यान बनाया है, तो उसमें रहने उद्यान में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, वो सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इस इकोसिस्टम को हम इस बार डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो इसको मेनली दो भागों में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर नेचुरल को दो भागों में विभाजित किया गया है, टेरेस्ट्रियल और जलीय। फिर जल की लवणता के आधार पर अलवणीय और लवणीय, और अगर जल प्रवाहित हो रहा है तो उसको प्रवाहित, और जल अगर स्थिर है तो स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र। इस प्रकार से ये इकोसिस्टमों का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों आज हमने इकोसिस्टम और इकोलॉजी क्या होती है और इन्वायरमेंट क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन किया कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इन्वायरमेंट में की डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है। फिर इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में हमने अध्ययन किया, उनका क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन, इनके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिफरेंट प्रकार की साइकिल्स होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।